नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका विश्लेषण सहित व्याख्या से उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो पेपर हुआ है वो क्या हुआ है, हमारा भी जो 28 और 29 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें काफी पेपर जो प्रीवियस ईयर से आपके बने हुए हैं और सेम टू सेम हूबहू वही प्रश्न क्या हुए आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग जिससे प्रैक्टिस सेट जब पेपर में पीपीटी बना रहे हैं उसमें भी काफी प्रश्न जो हुए हैं आपके वो क्या हो रिपीट हुए मिल रहे हैं एक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज नए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर में जो पेपर आएगा उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कहा गया है जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखा नहीं होते। दोस्तों समुद्र क्या होते, कभी सूखा नहीं करते, इसलिए जिंदगी में कभी हताश नहीं होना। दोस्तों कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दोस्तों जिंदगी वो कहा नहीं गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों हमको क्या कभी हताश नहीं होना है, कभी ना कभी तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए एकदम लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि इस बार सीटेट सबको क्या है ना क्वालिफाई करना ही करना है। चलिए इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कैसा बना हुआ है, कैसा दिया गया है, हम उसको देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न हमारा दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन से पूछा है कि विकासात्मक परिवर्तन होता क्या है, विकास में जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है दोस्तों, हम उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करके होता है विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है। पहला प्रश्न हमारा दिया है, इसमें दिया ऑप्शन ये दिया है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन भी दिया दोस्तों मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। ऑप्शन सी दिया हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। ऑप्शन डी दिया वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्या होती है, अंतःक्रिया अर्थात क्रिया होती है। तो दोस्तों विकास जो होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छी लाइन जो इसमें दी गई हमारी डी, वंशानुगत कारक और जो पर्यावरणीय प्रभाव हमारे वातावरण प्रभाव के कारण ही क्या होता है विकास होता है, सबसे अच्छी लाइन कही गई दोस्तों। क्योंकि वंशानुगत कारक और पर्यावरण कारक अंतःक्रिया के फलस्वरूप में क्या होता है विकास का क्रम जो चलता रहता है, और विकास की अवस्था जो होती है वह वंशानुगत और जो पर्यावरण होता है दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। क्योंकि वंशानुगत जो होते हैं आनुवंशिक रूप से भी कुछ ना कुछ उसमें विकास होता है, बाकी हमारे वातावरण पर्यावरण से द्वारा क्या होता है बच्चे का विकास होता है दोस्तों। तो इस क्रम में जो लाइन कही गई विकासात्मक के लिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन डी हमारा दिया है यही सही होगा। बाकी संस्कृतियों के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होते हैं, ये चीज सही है कुछ हद तक दोस्तों। बाकी जिसमें मध्यकाल दिया है इसमें भी दिया है रैखिक नहीं होता दोस्तों, और आयामी जो होता है ये भी क्या हुआ है गलत है दोस्तों। तो ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, डी जो ऑप्शन दिया है उसमें वही सही होगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की क्या है दोस्तों, परस्पर क्रिया है। चलिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। पहले देखना है दोस्तों स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं, हम उसको देखेंगे कौन कौन सा होता है। दिया है भागना चित्र बनाना, बी दिया है निचोड़ना चलना, सी दिया है पकड़ना और चढ़ना, और डी दिया आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ताली बजाना। तो दोस्तों स्थूल कौशल जो हमारा होता है उसमें क्या होता है जैसे भागना दौड़ना चलना फिरना ये सब चीजें क्या होती है दोस्तों इसमें आती हैं। फिर क्या होता है कि चित्र बनाना ड्राइंग करना, जैसे क्या तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल इसमें क्या होते हैं जो हस्तपरक तरीकों से किए जाते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, तो हमारे होते हैं चित्र बनाना आदि। इसमें देखिए दिया दोनों क्या दिया सूक्ष्म दे दिया है, इसमें भी सूक्ष्म दिया है, इसमें एक गत्यात्मक दिया है तो एक सूक्ष्म दिया है तो एक क्या स्थूल दे दिया है, और इसमें भी क्या स्थूल दे दिया है। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो हमारा दिया है भागना और क्या है चित्र बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मध्य बाल्यावस्था में होगी, इनमें से कौन सी बच्ची जो दी गई दोस्तों वो मध्य बाल्यावस्था में होगी। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है। बी दिया एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। इसके बाद दोस्तों सी दिया है एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, और डी क्या दिया है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण को प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों इसमें जो बात कही गई है वो मध्य बाल्यावस्था के लिए की गई दोस्तों। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि एक बच्ची जो होती है वो तार्किक रूप से क्या करती है
तर्क कर सकती है, संरक्षण, विलोमिता आदि चीजों, समावेशन आदि चीज जो पाई जाती है उसमें क्या करती है, तर्क रूप तर्क करके, तर्क वितर्क करके उसमें संरक्षण प्राप्त कर सकती है दोस्तों। बाकी जिसने अभी सामाजिक संदर्भ नकल करना सीखा है ये चीज नहीं होगी दोस्तों। एक बच्चे जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक बच्ची जो सकारात्मक खेल में शामिल हो सकती है, लेकिन यहां नहीं दिया है दोस्तों, ये तो ऐसे ही कर गया। इसमें क्या होता है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और क्या होती है, संरक्षण को प्राप्त कर सकती है दोस्तों। वो कौन सी बच्ची होगी, जो मध्य बाल्यावस्था में आएगी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, डी जो हमारा है ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, ए बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। बच्चे जो होते हैं सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों के बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए बी देखिए, इसमें रीजन क्या, तर्क क्या है, कारण दिया दोस्तों, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। परिवार जो है ये सामाजिकरण का, परिवार जो है बच्चों का एक द्वितीयक अभिकारक है। क्या ये सही है दोस्तों? तो इसमें देख लेते हो दोस्तों, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो बात सही है दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं अपने परिवार के द्वारा कुछ न कुछ वो सब कुछ चीजों को क्या करते हैं, एक एक तरीकों को, व्यवहार को, मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं उसका क्या करते हैं अपने परिवार के द्वारा दोस्तों सीखते हैं। तो ये तो बात इन्होंने सही कही गई, लेकिन दिया कारण क्या दिया दोस्तों, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। क्या परिवार जो होता है हमारा वो बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीयक अभिकारक है? नहीं है दोस्तों, ये क्या है हमारा प्राथमिक अभिकारक है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक अभिकारक है, मतलब प्राइमरी एजेंसी जो होती वो है। ठीक है, तो यहां पे ये द्वितीयक आ गया, इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया। तो ए जो बात उन्होंने सही की, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है। आर सही के व्याख्या करती है, ए और आर दोनों नहीं सही दोस्तों, केवल ए सही है, तो ये तो कट गया। बी देखते हैं दोनों, इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है, ये भी कट गया। सी दिया ए सही है लेकिन आर गलत है, तो दोस्तों यही ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही होगा, क्योंकि ए सही है और आर क्या होता है दोस्तों, गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी। चलिए इसी क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सही मिलान है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। क्या चीज इसमें कही गई, हम इसको एक एक करके क्या करेंगे, समझ लेंगे दोस्तों कि कैसे कैसे चीजें करके दी गई हैं। तो दिया दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चा तर्क लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। क्या सही मिलान है दोस्तों? फिर दिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सी दिया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। इसके बाद डी दिया हमारा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल शुरू कर देता है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही है उसको देखना है कि इसमें शैशवावस्था में बच्चा तर्क लागू करता है, अनुमान लगाने में सक्षम होता है, ये सब चीजें होती दोस्तों, बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। शैशवावस्था में तर्क नहीं कर सकता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ करते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, संरक्षण, इसके बाद समावेशन, समीकरण, इसके आदि चीजें जो होती है दोस्तों किसमें होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें वर्गीकरण, संरक्षण आदि जो चीजें, मापतौल इत्यादि का क्या होता है वो स्पष्ट कर लेता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया है हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। इसमें क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है इसमें, ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक ये क्या होती है दोस्तों, चलती है। तो इसी के बारे में बताया गया है। और अमूर्त अवस्था में अनुकरण, ये सब दोस्तों शैशवावस्था में होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, जो हमारा सी ऑप्शन दिया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलती है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, उसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा वर्गीकरण मतलब अलग करना, संरक्षण करना, इसके बाद क्या होता है कोई भी चीज जोड़ना, घटाना आदि चीजों के बारे में क्या होता है वो संरक्षण प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है सामीकरण, ऑप्शन बी दिया है संगठन, ऑप्शन सी दिया समावेशन और ऑप्शन डी दिया समायोजन। तो ये बातें जो कही गई तो कही गई जीन पियाजे के
द्वारा ही कही गई दोस्तों, सारी बातें किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि विकास के स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो संगठन नहीं कहलाती दोस्तों, समावेशन भी नहीं होता, समायोजन भी नहीं होता। ये क्या कहलाती है? इक्विलिब्रेशन, जो हमारा साम्यकरण होता है, साम्य धारण जो होता है, वो ये कहलाती है साम्यकरण। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? जो ए ऑप्शन दिया है क्या होगा हमारा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? कौन सा कथन वाइगोत्स्की के कथन के बारे में जो कहा गया है बच्चों के विचार के बारे में सही क्रम को क्या हो सकता है? दर्शाता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है एक, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बी दिया है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। सी दिया, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया बच्चे वयस्कों की तुलना मात्रात्मक रूप में कम सोचते हैं, मात्रात्मक रूप में कम सोचते हैं। डी क्या दिया है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो वाइगोत्स्की बच्चों के कोरा कागज के रूप में, ये तो ऐसे ही कट गया दोस्तों। फिर मात्रात्मक रूप से कम सोचना है, ये भी क्या हुआ आपका? गलत है। इसमें दिया वाइगोत्स्की ने बच्चों की तो बहुत कम आंका है, ये भी क्या हुआ? गलत है। तो बच्चों के जो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया बच्चों में बहुत सी क्षमताएं जो होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें बच्चों के सहायता के साथ कर सकते हैं। उन्होंने क्या दिया? अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने बच्चे के व्यवहार को संस्कृति, समाज, समुदाय से जोड़कर बताया है। और उसी को क्या होता है, बच्चे जो समाज संस्कृति के द्वारा सहायता प्राप्त करके सीखते हैं, एक दूसरे से अंतः क्रिया करके सीखते हैं अपने बड़ों से, वही चीज क्या होता है? सबसे मुख्य होता है। और इन्होंने यही चीज पहली लाइन में कही है, बाकी ये सब चीजें गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जो ए ऑप्शन दिया है वही सही होगा। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिन्हें वो क्या कार्य शामिल है, जिन्हें बच्चों सहायता के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है? एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे हुए संकेतों के द्वारा? तो इसको देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका क्या होती है? बच्चों की मतलब कोई पहेली होती है उसे सुलझाने में क्या होती है? मदद करती है। तो वो क्या कहलाती है? चलिए देखते हैं। ए दिया है स्वतंत्र खोज, बी दिया है पाठ, सी दिया है उद्दीपन और डी दिया है क्या? अनुसरण। क्या वह स्वतंत्र खोज को निर्धारित कर रही है? स्वतंत्र खोज का कार्य कर रही है दोस्तों। अगर कोई शिक्षिका है, कोई किसी बच्ची के पहेली को अगर सुलझा रही है तो मदद कर रही है, तो क्या वो स्वतंत्र खोज कर रही है? नहीं। उद्दीपन का कार्य कर रही है, क्या उसको उद्दीपन दे रही है? उद्दीपन तो तभी होगा दोस्तों जब कोई चीज उसके सामने रहेगा और उस चीज को कार्य को स्वयं से करेगी, तो ये भी नहीं होगा। अनुसरण होगा नहीं दोस्तों। पाठ, इसका फोल्डिंग होता है दोस्तों। ये क्या होता है? इसका फोल्डिंग। इसके द्वारा क्या होता है? बच्चों को क्या होता है? बाहरी सहयोग दिया जाता है। इसका फोल्डिंग कहने का तात्पर्य पाठ ढांचा जो होता है मान्य, इसमें कहने का तात्पर्य बच्चों को क्या होता है? सहयोग प्रदान करना, बाहरी सहयोग प्रदान करना, उनको क्या होना? सहयोग बताना। इसके द्वारा क्या करती है शिक्षिका? जब उसको सहयोग करती है तो वो उस पहेली को सुलझाने में क्या होती है? उसकी पहेली जो होती है वो सुलझ जाती है। तो क्या कर उसको मतलब सहायता दे रही है, इसका फोल्डिंग। यही हमारा ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों, यही सही होगा। ये हमारे लिए वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगतवादी होती है और कठोर, देखिए दोस्तों कठोर आ गया है, संरचित पाठ्यक्रम का क्या होती है? अनुसरण करती है। कारण दिया है बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। क्या ये बातें सही है दोस्तों? ये बातें जो कही गई हैं क्या ये सही है? इसको देख लेते हैं दोस्तों। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कठोर तो आ गया दोस्तों, ऐसे ही कट गया ये। फिर क्या हो? कारण क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक क्या हो? तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो ये भी क्या हो? दोनों क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन गलत होते हैं दोस्तों। इसी क्रम में चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करती है, तो ऐसे ही कट गया क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत। ए और आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही लेकिन आर गलत, ये भी गलत। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों, क्योंकि पाठचर्या जो होती है वो लचीली होती, फ्लेक्सिबल होती है। ये कठोर वठोर नहीं होती दोस्तों। कठोर तो ऐसे ही कट गया। व्यक्तिवादी, संरचनावादी, समाजवादी जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं? लचीली होती हैं।
और बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है क्या तानाशाह और नियंत्रक होता है। कक्षा में अगर शिक्षक तानाशाह नियंत्रक अगर रहेगा, सिकंदर बन के रहेगा, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा दोस्तों। उसको क्या होता है, कक्षा में बच्चे अलग अलग समुदाय अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं उनको, तो उनके सीखने के लिए एकदम स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ए और आर क्या होता है दोस्तों, दोनों जो दिए गए वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी क्रम में। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए दिया, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। नियंत्रित आ गया दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा इसको। बी दिया है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है। क्या प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है? चलिए आगे देखते हैं। सी दिया, गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। डी दिया, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो प्रगतिशील कक्षा अगर रहेगी, प्रगतिवादी कक्षा अगर रहेगी, तो उसमें शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकती दोस्तों। उसमें वो बच्चों को एकदम खुला छोड़ दे, बच्चे अपने मन से जो कुछ भी सीखते हैं। प्रगतिवादी कक्षा, प्रगतिशील कक्षा ये होती है जिसमें बच्चे क्या होता है, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, ठीक है। और उनके मतलब जो गुण दोष होते हैं आदि चीजों को ध्यान में रखकर क्या होता है, शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ये ऐसे ही कट गया। बी दिया, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम। जब न्यूनतम भागीदारी होगी तो वो कोई प्रगतिशील कक्षा नहीं कहलाएगी और उचित रूप से वो क्या करेंगे, सीख नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही गई है दोस्तों। कोई भी गतिविधि करा के, उनको अवसर प्रदान करा के, कार्य करते क्रिया करके जब वो सीखेंगे तो इससे क्या होगा, अच्छी तरीके से सीखेंगे और उनका मूल्यांकन करने में भी क्या होगी, शिक्षक को आसानी होगी। तो यही ऑप्शन जो हमारा सी दिया है दोस्तों, यही सही होगा। बाकी इसमें क्या दिया, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय। तो कक्षा में बच्चे रहेंगे तो ये तो आवश्यकता अनुसार तय पहले से ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा जो सी ऑप्शन दिया है वो सही है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृत तर्क देता है हम कानूनों को बदल सकते हैं। अमृत तर्क देता है हम कानून को बदल सकते हैं यदि वो समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। दिया दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? अमृत एक बच्चा होता है, वह तर्क देता है कि हम कानून की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं यदि वो समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करती है, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से क्या हो जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो अवस्थाएं तीनों दी गई है उसमें जो चरण उन्होंने बांटे हैं वो किस चरण और किस अवस्था में आता है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, बी दिया सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और डी दिया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो दोस्तों इसमें जो बात कही गई वो समाज से कोरिलेट करके की गई है, तो सामाजिक व्यवस्था विन्यास होगा नहीं दोस्तों, सामाजिक अनुबंधन विन्यास, सार्वभौमिक नैतिक नहीं होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी रूप से क्या होते हैं, खुद को स्वयं मार के दूसरों को देख। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें बच्चे क्या होते हैं, अच्छा बनने के लिए सब कुछ करते हैं, ये भी नहीं। सामाजिक अनुबंधन विन्यास ये होता है दोस्तों, इसमें बच्चा क्या होता है कि कोई भी कार्य करता है उसको जो चीज करना होता है वो स्वयं से करता है, वो किसी चीज को देखता नहीं है कि हमें दंड मिलेगा कि क्या मिलेगा कैसे होगा, इस चीज को ध्यान नहीं रखता। समाज में जो चीज कार्य होता है वो क्या होता है, समाज में अच्छा बनने के लिए उस कार्य को करता है, ठीक है। तो यही जो ऑप्शन बी हमारा दिया है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अनुबंध अभिविन्यास, यही दोस्तों सही होगा, ऑप्शन बी जो हमारा दिया यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया दोस्तों, उन्होंने क्या बताया, व्यक्तियों में अपनी पहचान बताई है और मानव अस्तित्व बताया और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इस बारे में उनका कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, हम इसको देखते हैं। इन्होंने क्या दिया है, प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी नहीं होगा दोस्तों। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, किसान बनते हैं, बने क्या बनते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक जो बनते हैं वो सब बनते हैं। भाषाई में क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक बनते हैं, राजनेता बनते हैं, ये सब चीजें बनते हैं जो। और अंतर्वैयक्तिक नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होते हैं, अंतःवैयक्तिक, जो स्वयं के बारे में क्या होती है, सिद्धांत में व्यक्ति अपनी पहचान, अपने अस्तित्व, अपने जीवन को चलाने के लिए जो अपने बारे में सोचते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों, संवेदनशील होते हैं। और क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल जो होते हैं, अंतःवैयक्तिक, ऐसे लोग क्या होते हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं जो स्वयं के बारे में, अंतः मतलब आंतरिक रूप से स्वयं के बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था 1983 में इन्होंने सिद्धांत दिया था दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर जो हमारे हैं
इन्होंने कितने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई थी इसमें। 9 प्रकार की क्या हुआ, बुद्धि बताई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो हमारा दिया यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य दर्शाता है। गिफ्ट के तौर पर एक बच्ची को क्या हुआ, कार मिला, वह क्या बोलती है, बच्ची बोलती है कि यह कार मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। उसका कहने के तात्पर्य वो कहना चाहती थी कि यह कार क्या होता है, बच्चों के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। इस कार से का कार जो होता है, इससे क्या होते हैं, लड़के खेलते हैं। लड़कियां क्या करती है, वो गुड्डो गुड्डियां आदि चीजों को क्या करती है, खेल खेलती हैं, घरेलू जो खेल होते हैं उसको खेलती हैं। तो ये सब किस चीज को दर्शाता है दोस्तों, हम उसको देख लेते हैं। क्या जेंडर भूमिका में लचीलापन को दर्शा रहा है, बी दिया जेंडर प्रासंगिकता को दर्शा रहा है, सी दिया जेंडर रूढ़िवादिता और डी दिया जेंडर स्थिरता। तो लचीलापन तो दिखा नहीं रहा, प्रासंगिकता भी नहीं दिखा रहा और स्थिरता स्टेबिलिटी भी नहीं दिखा रहा। यह क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है दोस्तों। इसमें क्या कर रही है, रूढ़िवादी धारणाओं को दिखाया जा रहा है जो हमारे मनुष्य के द्वारा अपने संसार में जो चलाया जा रहा है दोस्तों, उस चीज को दर्शा रही है। कि वह बच्ची कहती क्या है कि भाई कार है तो लड़के खेलेंगे, हमारा क्या, हम तो गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं। तो इस चीज को क्या कर रहा है, मानव जो हमारे मानव द्वारा जो समाज में रूढ़िवादी धारणाएं चली हैं, इसी चीज को तो वो दर्शा रहा है। तो इस क्रम में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो दिया है वही सही होगा दोस्तों। वो क्या कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो हमारी होती है, रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रही है। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा में संस्कृत व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। कक्षा में संस्कृत व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति क्या होगी दोस्तों, प्रभावी होगी। हम उसको देख लेते हैं, कौन सी नीति इसमें कहा गया है प्रभावी होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, क्या इससे मानकीकृत और कठोर पाठचर्या का पालन होगा। बी दिया है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग होगा। सी दिया है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा। डी दिया है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। कक्षा में संस्कृत व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति क्या होगी, प्रभावी होगी। तो मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, स्टैंडर्डाइज नहीं करना है दोस्तों, ये तो कट गया। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। कक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में न देखना दोस्तों, यही बातें सही कहेगी। क्योंकि विभिन्नताएं जो होती हैं उसको अभाव के रूप में हमको नहीं देखना चाहिए। कक्षा में विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक बच्चा क्या होती है, सीखने की क्षमता होती है। प्रत्येक बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उनके सोचने समझने तर्क करने की शक्ति क्या होती है, क्षमता क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। और हम सबको क्या करना है, सबको ध्यान में रखकर हमको क्या करना है, शिक्षा को ग्रहण करना है। पाठचर्या जो पठन पाठ्यक्रम का कार्य है उसको आगे बढ़ाना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी हमारा दिया है यही सही होगा दोस्तों, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों। दिया है शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से कहना चाहिए। बी दिया है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सी दिया है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। और डी दिया है योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक के लिए महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये चीजें इन्होंने नहीं की है दोस्तों। बी दिया है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बात सही है दोस्तों। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ये भी नहीं है दोस्तों। और योग्यता के क्रम के बच्चों को रैंक देना, ये सब चीजें नहीं कही गई है। तो क्या कही गई दोस्तों, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए क्या होता है, प्रयोग किया था। इसमें कहा गया जो बच्चों का मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे लगातार उसमें कोई भी चीजें बच्चों का एक एक करके मूल्यांकन किया जाता है और उनकी कमियों का क्या होता है, पता लगाया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये इन्होंने ये बात कही एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो हमारा दिया है वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। क्या कठोर की बात कही गई दोस्तों समावेशी शिक्षा में? बी दिया है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवादी बनाना। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा आप जानते हैं जैसा कि उसमें क्या होता है कि बच्चों की सभी चीजों सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर, कोई भी बच्चा होता है उनकी व्यक्तिगत भिन्नता आदि चीजों को ध्यान में रखकर, बच्चे किसी भी समुदाय कहीं से आ रहे हैं सब चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना है। और सबको दोस्तों सबसे बड़ी बात, सभी को समान शिक्षा देना है। इसमें विद्यार्थियों क्षमता आदि कठोर की बात नहीं कही दोस्तों। और विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, कोई सभी को दोस्तों किसी विशेष नहीं करना है, सभी को क्या करना है, समान शिक्षा प्रदान करना है, हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। और रूढ़िवादी बात नहीं है दोस्तों। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उस कक्षा को क्या करना है दोस्तों, पठन पाठन का कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। तो जो हमारा बी ऑप्शन दिया दोस्तों यही सही है। चलिए इसी क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की क्या है दोस्तों, पहचान है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में लिखना। पठन वैफल्य दिया, डिस्लेक्सिया दिया दोस्तों। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, डी दिया अपमानजनक व्यवहार। तो ये दोनों कट गए दोस्तों। ऐसे भी कम ध्यान और अवधि अत्यधिक शारीरिक गतिविधि नहीं होगा दोस्तों। जो डिस्लेक्सिया वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, वो अधिगम अक्षमता को पढ़ने में क्या होते हैं, कठिनाई होती है। वो बी को डी के रूप में समझते हैं, 12 को 21, 21 को 12 के रूप में क्या होते हैं, समझते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन जो हमारा ए होगा दोस्तों यही सही होगा। ये क्या होते हैं, डिस्लेक्सिया होती है दोस्तों। ऐसे बच्चों में डिस्लेक्सिया अक्षमता पाई जाती है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? ऑप्शन ए दिया है अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती देकर। बी दिया है एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। ऑप्शन सी दिया है सूचना को याद रखने में चुनौती। ऑप्शन डी दिया स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो जो स्वालीनता वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान के सामने, स्वालीनता वाले बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, वो अपनी बातों को क्या होते हैं, कोई भी बात अगर कहते हैं उसको क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। अपनी बातों को एक बार अगर बात कर लिए फिर से वही बात दोहराएंगे, एक बात कोई बात कर लिए फिर से। स्वालीनता मतलब स्वयं में वो इस बात को क्या करते हैं, बार बार दोहराते रहते दोस्तों। तो ऐसे में निश्चित दिनचर्या का चुनौती नहीं हो सकती दोस्तों। सूचना को याद नहीं करना है, गत्यात्मक नहीं होगा। अभिव्यंजक और ग्रहणशील जो होता है संसार में, उनको क्या करनी, चुनौती देनी चाहिए दोस्तों। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कोई भी चीज को जो दिक्कत होती है वो क्या करते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं दोस्तों इस चीज के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ये हमारा जो दिया वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? वे विद्यार्थी जो जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया सुलभ और संरचना इमारतें, सुलभ व संरचना इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दावा। तो देखते हैं दोस्तों, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान किया दिव्यांग अथॉरिटी जो हमारे 1995 आई थी, उसमें क्या क्या उनके लिए प्रावधान किए गए थे। उनके लिए सुलभ शौचालय आदि चीजें, जैसे चढ़ने में सीढ़ी पे दिक्कत हो रही है क्लास में, कक्षा में, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे है तो उसको उस चीज की व्यवस्था करना, इमारतों की उनके लिए व्यवस्था करना आदि चीजों को ध्यान में रखकर क्या करना, शिक्षा को पठन पाठन क्रिया को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं हमारे लिए, सभी बच्चे समान होंगे दोस्तों। इस चीज को ध्यान में रखकर आप पठन पाठन की क्रिया को चलाएंगे, समावेशी शिक्षा ही कहती है। ठीक है, 1995 में हमारा आया था जो दिव्यांग अक्षमता, तो उसमें विद्यार्थियों का अलगाव नहीं होगा दोस्तों, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया भी नहीं होगा, साथियों की सहानुभूति नहीं होगी दोस्तों। उनके लिए सुलभ संरचना प्रदान करना, इमारतों की देखरेख करना आदि सुलभ बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी जरूरतों को क्या करना दोस्तों, पूरा करना। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम सहायक होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना दोस्तों। बी दिया है आसपास के खतरों के और विकर्षणों को कम करना,
सी दिया है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, और डी दिया है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंधित करना। तो दोस्तों कौन सा अभ्यास विविध अधिगम में क्या होगा, सहायक होगा। तो इसमें जो बात कही कार्य की प्रासंगिकता और मूल परिणामिकता को कम करना, दोस्तों ये तो एकदम गलत है। उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंचना, पहुंच को कम करना, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है। दिया विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद स्वायत्ता को क्या करना, प्रतिबंधित करना। ऐसे वर्ड देखेंगे ऑप्शन में आप, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आसपास के खतरे और विकर्षणों को कम करना, दोस्तों यही बात क्या होती है, विविध अधिगम जो सहायक सामग्री होती है अभ्यास के द्वारा बच्चे क्या होते हैं जब सीखते हैं, तो यही चीजें क्या करनी चाहिए, आसपास के जो खतरे हैं और विकर्षणों को क्या करना है दोस्तों, कम करना, जिससे वो क्या करें आसानी से कोई भी चीजों को सीख सकें। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा दोस्तों वो बी सही होगा दोस्तों, जो दिया गया है वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके और चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके दोस्तों और चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? क्या वो व्यवहारवादी कक्षाएं होती हैं? बी दिया अनुकरण करके सीखते हैं, सी दिया सामाजिक संरचनावादी कक्षाएं, डी दिया प्रतिपादक शिक्षण। तो दोस्तों कक्षा कक्ष में स्वयं पहल करके और चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके ये किसमें होता है दोस्तों? तो व्यवहारवादी कक्षा नहीं होगी, अनुकरण करके सीखना भी नहीं होगा, प्रतिपादक शिक्षण नहीं होगा दोस्तों, ये सामाजिक संरचनावादी जो हमारी कक्षाएं होती हैं, प्रगतिवादी प्रगतिशील जो कक्षाएं होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है बच्चा स्वयं कोई भी चीजें करके अगर सीखेगा और उसमें चर्चा में अगर कोई चर्चा हो रही है उसमें भाग लेकर सीखेगा, तो समाज में कोई भी चीज बच्चा क्या होता है अपने समाज के द्वारा चर्चा परिचर्चा करके सीखता रहता है। तो ऐसे क्या होती है दोस्तों, सामाजिक संरचनावादी जो कक्षाएं होंगी यही सबसे अच्छी होंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी हमारा दिया है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम कब होता है? मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, बी दिया तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, सी दिया है तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, और डी दिया है विश्लेषण समालोचनात्मक सोचता समस्या समाधान की प्रक्रिया सामने। सार्थक अधिगम कहने का तात्पर्य यही दोस्तों कि ऐसा अधिगम जिसमें कि बच्चों के क्या विश्लेषण कोई भी चीजें होती है, समस्या समाधान, समालोचनात्मक कहने का तात्पर्य दोस्तों अपनी समस्या समाधान को करने के लिए अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, सोच करके अपनी समस्या समाधान को करते हैं, अपनी समस्या का समाधान वो करते हैं। तो मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों नहीं होगा दोस्तों। दिया है तब होता है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तब होता है जब सक्रिय विद्यार्थियों नियंत्रित नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी गलत है। उनको क्या करना है विश्लेषण रूप से विश्लेषण करना है, समालोचनात्मक सोचता समस्या समाधान की प्रक्रियाएं उसमें क्या होती है सार्थक अधिगम में शामिल होती है। किसी भी समस्या का क्या करते हैं हम विश्लेषण करके समालोचनात्मक तरीके से मतलब अनेक प्रकार से चिंतन करके उस समस्या का क्या कर सकते हैं समाधान करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन जो डी हमारा दिया है यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में किसकी वकालत नहीं की गई दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई है? ऑप्शन ए दिया है संरचनात्मक समझ पर जोर, बी दिया योगात्मक मूल्यांकन, सी दिया पाठ्यक्रम में वृद्धि, डी दिया प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई दोस्तों? उन्होंने संरचनात्मक संरचनावादी कक्षा की बात की गई है, बाकी योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं है, पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं, प्रौद्योगिकी में कमी की बात नहीं कही गई दोस्तों। तो दूसरा तीसरा चौथा जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों वही हमारा ऑप्शन सही होगा। डी जो हमारा ऑप्शन दिया दोस्तों यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा वही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया दोस्तों उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास को सही मिलाप करता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों क्या करता है प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप करता है? उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना अर्थात महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य दिया दोस्तों। बी दिया है नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा तैयारी करना परिहार उन्मुख लक्ष्य। सी दिया है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहार उन्मुख निपुणता हासिल करना। डी दिया है दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख होना। तो युग्म प्रतिक्रिया लक्ष्य अभिनित विन्यास की बात किसमें कही गई दोस्तों?
किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक अर्थात महारत हासिल करने के लिए अपने विषय वस्तु पर पकड़ बनाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जो आपका दिया यही सही है दोस्तों, बाकी सब ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, ए जो आपका सबसे बेटर वही है दोस्तों, किसी विषय रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक मतलब अर्थात महारत, जब उस विषय वस्तु जब विषय में रुचि उसकी रहेगी, जिज्ञासु रहेगा दोस्तों, अब प्रेरित रहेगा तो उसके कार्य को करने में क्या रहेगा, उसको महारत हासिल रहेगी, विषय वस्तु पर पकड़ उसकी अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य अर्थात अच्छा तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है परीक्षाओं के प्रति भाव पैदा करना, मतलब भय पैदा करना, भाव पैदा करना, रटकर याद करने पर बल, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा, क्या बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना। तो अधिगम को सुसाध्य तभी हो सकता है दोस्तों जब बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञानों को हम बताएंगे, उनके पूर्व ज्ञान जो रहेगा उसको जोड़कर, व्यवहार को जोड़कर अगर हम संबंध स्थापित करेंगे तो उस चीज में क्या होगा, उनको सीखने, उनके जो अधिगम होगा दोस्तों वो अत्यधिक मतलब अच्छा होगा, सुसाध्य होगा। बाकी सब चीजें रटना उठना, भय का भाव नहीं पैदा करना दोस्तों, किसी को डरा कर कोई भी चीज हम याद नहीं करवा सकते, और रट कर ये कहें रट लो बेटा इससे याद हो जाएगी तो ये भी चीज नहीं कर सकते हैं। निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों, हमको निष्क्रिय वर्ड ध्यान देना है, सक्रिय वर्ड होता है, सक्रिय वर्डों को सुनने को बढ़ावा देना चाहिए, न कि निष्क्रिय। ऑप्शन डी दिया है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना, यही ऑप्शन क्या होगा आपके सही होगा, अधिगम को, विद्यार्थी का अधिगम को सुसाध्य यही करेगा दोस्तों, ऑप्शन डी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। जो निर्मित भ्रांतियां हैं दोस्तों उनको निपटने के लिए कौन सा एक रचनात्मक दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। बी दिया है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। सी दिया है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर प्रदान करना। और डी दिया है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो दोस्तों भ्रांतियों को अगर निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या होगा, क्या उनको रटकर बहुत सारी विषय वस्तु रटवा देंगे उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी दोस्तों। दिया है बी ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं क्या होती हैं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, ये भी नहीं सही होगा। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए दोस्तों, उनको क्या करना चाहिए भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु उनको क्या करना चाहिए अवलोकन करने, प्रयोग करने, किसी भी चीज को प्रयोग करने, क्रिया करके सीखने के लिए अवलोकन करने, खोजपूर्ण अधिगम प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसे अवसर प्रदान कराएंगे वो अगर क्रिया करके सीखेंगे, खोज करके सीखेंगे उस पर, तो वो चीज क्या होंगी बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक होंगी दोस्तों। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो दिया है दोस्तों वो सही है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए सहायक है। सुसाध्य करने संरचनात्मक ऑप्शन ए दिया प्रतियोगिता, बी दिया चर्चा और संवाद, सी दिया वेधन और अभ्यास, डी दिया दंड दिया दोस्तों। तो विद्यार्थियों के बीच अगर कार्य की रचनात्मक समझ को अगर हम सुसाध्य करेंगे तो प्रतियोगिता नहीं होगी दोस्तों, वेधन और अभ्यास भी नहीं होगा, न कि दंड होगा। उनके बीच क्या होगा चर्चा और संवाद होगी। वो क्या करेंगे एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करेंगे, बात संवाद करेंगे, अभिव्यक्ति अपनी एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के अभिव्यक्ति करेंगे, समझेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों उनके बीच संरचनात्मक रचनात्मक समझ को क्या होगा बढ़ावा मिलेगा, उनकी समझ को दर्शाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो बी हमारा ऑप्शन दिया है यही सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रभावी अधिगम है तो एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से करना चाहिए। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को सक्रिय करना चाहिए, किसके लिए क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा को, वृद्धिशील होने की धारणा, सी दिया दोस्तों प्रतिस्पर्धा की भावना और हीनता की भावना। तो प्रभावी अधिगम तभी होगा दोस्तों क्या उसके अंदर हम अस्थायी मानने की धारणा को विकसित कर सकते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर उसके अंदर हम अधिगम जो प्रभावी अधिगम होगा उसको हम कर सकते हैं, क्या हीनता की भावना लाकर उनके अंदर कर सकते हैं, कभी नहीं दोस्तों।
तो क्या होता है, वृद्धिशील होने की धारणा, उनके अंदर क्या होता है, वृद्धिशील होने की धारणा को हम जागृत करके क्या होते हैं, प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों। इसके द्वारा क्या होगा, सीखना करना उनके लिए क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। तो ऑप्शन जो हमारा बी दिया है दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। क्या बाह्य अप्रेरित रहेंगे तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करेंगे? बी दिया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। सी दिया है, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। डी दिया है, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। कौन सा बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? हमको उस चीज को देखना है। तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना दोस्तों, ये तो है दोस्तों। फिर क्या है, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, ये भी है। लेकिन दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये चीज नहीं है दोस्तों। यही ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के इस्तेमाल से, किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में होने की संभावना है? किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है? दिया दोस्तों प्रासंगिक पाठ्यक्रम और कमी। बी दिया शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र और कमी। सी दिया सामाजिक सहयोग और वृद्धि। और डी दिया सामाजिक बहिष्कार और सुधार। सामाजिक बहिष्कार। तो के विद्यार्थियों को उपलब्धि में होने की संभावना किसके? प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कमी रहेगी तो नहीं होगा दोस्तों। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र में कमी नहीं होगा। बहिष्कार नहीं करना दोस्तों, उनको सामाजिक सहयोग प्रदान करने से क्या होगी, उनको उपलब्धि में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। अगर हम समाज के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा कोई भी चीज अगर उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिससे क्या रहेंगे, उनको सीखने में आसानी होगी और उनके जो सामाजिक जो व्यवहार होंगे, उनकी जो उपलब्धियां होंगी, उसमें क्या होंगी दोस्तों, वृद्धि होंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? जो हमारा सी ऑप्शन दिया है दोस्तों सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जो आज कंप्लीट हुए दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।